जो उग्रवादी आंदोलन की विचारधारा रही है और उस विचारधारा के अनुरूप उन्होंने जिन पद्धतियों को अपनाया है, उन्हीं बातों को आज के हम पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक होगा एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी एंड मेथड्स, उग्रवादी विचारधारा और पद्धतियां। और उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक आज हम लोग देखेंगे दोनों के बीच में कंपैरिजन, यानी कि पहले जो उदारवाद पढ़ा था वो और अभी जो उग्रवाद देख रहे हैं वो, इन दोनों के बीच में किस प्रकार का अंतर था, किस प्रकार की तुलना हम लोग कर सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं उग्रवादी विचारधारा और पद्धतियां। जैसा कि हम लोग उदारवाद के बारे में पढ़ रहे थे, उसका बिल्कुल उल्टा हमको चलना है। पहली बात हम लोग समझ सकते हैं कि उग्रवादी विचारधारा जो थी, उनका भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंदर विश्वास था। हम लोग जानते हैं कि उदारवादी लोग उच्च शिक्षित वर्ग के लोग थे और जब उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता, उसके अंदर जो वेस्टर्न वैल्यूज थे, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस थे, जब उनका अध्ययन किया तो उनको लगा कि वो श्रेष्ठ हैं। मतलब उन्होंने भारतीय संस्कृति की आलोचना नहीं की, लेकिन भारतीय सभ्यता को उन्होंने नजरअंदाज करते हुए पश्चिमी सभ्यता को कुछ ज्यादा महत्व दिया था। लेकिन जब हम उग्रवादियों की बात करते हैं तो उग्रवादियों ने मूलतः भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंदर विश्वास किया। कल हमने पढ़ा भी था कि उस समय जब अरविंद घोष, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद के जो प्रयास थे, उन प्रयासों ने एक तरह से भारतीय समाज में पुनः भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का काम किया था। यहाँ तक कि बाल गंगाधर तिलक ने भी गीता रहस्य, द आर्किटिक होम इन द वेदास, कुछ ऐसी पुस्तक लिखी है जिनका मूल उद्देश्य भी इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन को पुनः गौरव दिलाना था और लोगों में उनके प्रति आस्था को जागृत करना था। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना थी, उस राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए उग्रवादियों ने इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन की सुप्रीमेसी को अपना एक आधार बनाया। तो ये पहला उनका विचार हम लोग बता सकते हैं। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि उग्रवादियों ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और उनके साथ असहयोग की नीति को अपनाया। अपोज एंड नॉन कॉपरेशन विद ब्रिटिश रूल। आप लोग याद करो, उदारवादियों ने हमेशा क्या कहा कि हम ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही अपना विकास कर सकते हैं। मतलब अगर हमें मैच्योरिटी चाहिए, पॉलिटिकल फंक्शंस को मतलब एग्जीक्यूट करने में अगर हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हमें मैच्योरिटी चाहिए, हमें पॉलिटिकल ट्रेनिंग चाहिए, तो वो सब हम अंग्रेजों के साथ रहकर कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों के हर काम में एक प्रकार से उनके शासन में सहयोग करने की नीति को बल दिया था। लेकिन जब हम उग्रवादियों की बात करते हैं तो उग्रवादियों ने किसी भी प्रकार के सहयोग को करने से इनकार किया। उनका क्या मानना था कि हमारा जो लक्ष्य है, टोटल फ्रीडम, पूर्ण आजादी, उस आजादी को पाने के लिए हमें अंग्रेजों से किसी भी प्रकार का संबंध, किसी भी प्रकार का वार्तालाप, किसी भी प्रकार का कोऑपरेशन नहीं रखना है। जब हम इस प्रकार के नॉन कोऑपरेशन और फुल्ली अपोजिशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, जब उनका पूर्ण विरोध करेंगे, तभी अंग्रेजों के ऊपर एक दबाव बनेगा और वो दबाव के आधार पर ही हमें वो आजादी प्रदान करेंगे। तो एक तरह से ब्रिटिश शासन का पूरी तरह से विरोध और ब्रिटिश शासन के साथ, उनकी हर नीतियों के साथ, उनकी सर्विसेज के साथ, उनकी एजुकेशन के साथ पूरी तरह से नॉन कोऑपरेशन की पॉलिसी को उग्रवादियों के द्वारा स्वीकार किया गया। ये दूसरी उनकी विचारधारा का दूसरा पक्ष। तीसरी बात हम लोग करते हैं कि ब्रिटिश न्याय और चरित्रता में अविश्वास, नो फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस एंड कैरेक्टर। उदारवादियों का यह मानना था कि जैसे दूसरे देशों के अंदर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसे कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए थे, वहां पर ब्रिटिश शासकों ने पहले लोगों को पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी और उसके बाद धीरे धीरे अथॉरिटी या सत्ता का पूरा ट्रांसफर कर दिया वहां के लोकल लोगों के हाथों में। उसी प्रकार की बात ब्रिटिश लोग भारत में भी करेंगे। जब भारतीय लोग प्रशिक्षित हो जाएंगे, पूरा एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो फिर सत्ता हमारे को सौंप देंगे। क्यों ऐसा क्यों करेंगे ब्रिटिश लोग? क्योंकि बाय नेचर वो बहुत ही लिबरल हैं और वो जस्टिस करने वाले हैं, ऐसा उदारवादियों का मानना था।
लेकिन उग्रवादियों को क्या मानना था कि ब्रिटिश लोगों का चरित्र ना तो अच्छा है और ना ही वो न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। अगर वो न्यायप्रिय होते तो जिस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन या शोषण और दमन की जो नीति ब्रिटिश शासकों ने भारत के अंदर अपना रखी थी, वैसी नीति वो यहाँ पर नहीं अपनाते। ना तो वो किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार करते, ना वो उद्योगों का पतन करते, ना वो सर्विसेज जो ब्रिटिश सर्विसेज थी उसमें लोगों के साथ भेदभाव करते। कहने का मतलब जिस तरह की पॉलिसी ब्रिटिश रूल ने भारत में अपना रखी थी, उन पॉलिसीज में कहीं पर भी ये नजर नहीं आता है कि वो जस्टिस करते हैं या उनका कैरेक्टर थोड़ा हाईली है। हम लोगों ने कल देखा भी था कि उनके अंदर एक ईगो था, ब्रिटिशर्स में एक ईगो था, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों को पता नहीं किस किस तरह से गलत संबोधनों से, अलग अलग उपमाओं से, भिखारी, काले, जंगली जानवर, कई गलत शब्दों से वो भारतीयों को संबोधित करते थे। तो अगर ऐसा है, इसका मतलब साफ है कि ब्रिटिश लोगों का चरित्र अच्छा नहीं है और उनके द्वारा जो न्याय किया जाएगा उसके अंदर भी भारतीयों को विश्वास नहीं है। तो ये तीसरी मान्यता जो हम उग्रवादियों के संबंध में बता सकते हैं। चौथी बात, उनका जो मेथड्स था, उग्रवादियों का काम करने की जो पद्धति थी, वो थोड़ी एग्रेसिव मेथड्स था, जिसको हम कह सकते हैं उग्र पद्धति। उदारवादियों ने किन साधनों को अपनाया था? वो ये कहते थे कि हम लोग एक अपना एग्जीक्यूटिव या जो उनका ग्रुप था उदारवादियों का, वो ग्रुप जाएगा ब्रिटिशर्स के पास और अपनी डिमांड्स रखेगा, या टाइम टू टाइम मेमोरेंडम भेज दिया जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स, अखबार में आर्टिकल्स पब्लिश करके क्रिटिसाइज की जाएगी। एक प्रकार से जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, संवैधानिक साधनों के माध्यम से, जिसमें हिंसा, उग्रता का कोई स्थान नहीं था, उनका प्रयोग उदारवादियों के द्वारा किया गया। लेकिन जब हम उग्रवादियों की बात करते हैं तो उग्रवादियों का मानना क्या था कि ये सारे साधन भिक्षावृत्ति के साधन है। मतलब एक बेगर्स, एक भिखारी जिस प्रकार से भीख मांगता है, याचना करता है, प्रार्थना करता है, उदारवादियों ने उसी प्रकार के साधनों का प्रयोग किया। आजादी इतना बड़ा टारगेट है, उसको याचना या प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमको थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने हड़ताल, धरना, तालाबंदी, प्रदर्शन, इस प्रकार का जो एग्रेसिव मेथड था, जिसमें उग्रता का स्थान था, उन साधनों को उन्होंने अपनाया। यहाँ आप लोग एक ध्यान रखना, जब हम एग्रेसिव मेथड्स की बात करते हैं, इसका मतलब हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि उग्रवादियों ने वोलेशन या हिंसा को स्वीकार किया था। वो रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी जो थी, जिसको हम क्रांतिकारी विचारधारा कहते हैं, जिसमें हत्या करना, जिसने जैसे आप लोगों ने पढ़ा है चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन्होंने समय समय पर ब्रिटिशर्स की हत्या भी की, तो वो रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के अंदर आता है। लेकिन जब हम एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी या उग्रवादी विचारधारा की बात करते हैं, तो उन्होंने जिन उग्र पद्धतियों और साधनों की बात की, उसके अंदर हिंसा का समावेश नहीं है, लेकिन उसके अंदर अपनी बात को रखने का एक सशक्त माध्यम, हड़तालों, प्रदर्शनों, तालाबंदियों, बहिष्कार, बाइकआउट जिसको हम कहते हैं, तो इन साधनों के माध्यम से उन्होंने अपना अपना प्रोटेस्ट ब्रिटिशर्स के सामने रखा। तो ये उनका जो मेथड था, उस मेथड को हम एग्रेसिव मेथड्स के रूप में बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगली बात जो हम लोग कह सकते हैं कि उग्रवादियों ने हमेशा सेल्फ रेस्पेक्ट और राइट्स को इंपॉर्टेंस दी है, स्वाभिमान और अधिकारों को महत्व। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, उदारवादियों ने एक तरह से, उग्रवादियों ने उनकी आलोचना भी की है कि वो पिछलग्गू हैं। पिछलग्गू मतलब फॉलोअर्स, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जैसा कह रहे थे, उनकी बातों को मान रहे थे उदारवादी, और उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे थे, उनके अच्छे कामों को अप्रिशिएट कर रहे थे। तो एक प्रकार से उदारवादी जो थे वो पूरी तरह से ब्रिटिश लोगों के प्रशंसक, मतलब जो एडमायर ग्रुप होता है, वो एडमायर ग्रुप बनकर रह गए थे। उग्रवादियों का मानना था कि जब हम अंग्रेजों को चाहते ही नहीं है, जब हम ब्रिटिश रूल को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं, हम एक अपना सेल्फ गवर्नमेंट, अपना सेल्फ गवर्नेंस, स्वशासन जिसको हम कह रहे हैं, या स्वराज जिसको कह रहे हैं, वो स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ये जितने भी राइट्स हैं,
वो सब राइट्स चाहिए, और वो राइट्स हमें कौन देगा? वो देने से नहीं मिलेगा, बल्कि वो हमें छीनना पड़ेगा, अंग्रेजों से हमें वो छीनना पड़ेगा। इसीलिए आपको याद हो, बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने जो टारगेट्स फिक्स किए थे, उस टारगेट्स को अपने प्रेस्टीज के साथ जोड़ा, अपनी मतलब इंडियंस की प्रेस्टीज के साथ जोड़ा। वो एक जो सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना थी हर भारतीय की, जिसकी जिसकी उपेक्षा ब्रिटिश शासकों के द्वारा की जा रही थी, उसको उन्होंने वापस इस्टेब्लिश करने का काम किया। तो हम लोग कह सकते हैं कि उग्रवादी जो थे वो इंडियन रेस्पेक्ट की बात करते थे, इंडियन राइट्स की बात करते थे, और इसीलिए उन्होंने जो अपना जो टारगेट फिक्स किया उसी के अकॉर्डिंग अपना गोल भी तय किया। फिर नेक्स्ट अगली बात हम बता सकते हैं कि जो उग्रवादी थे वो कहां से आए थे, सोसाइटी की कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हम लोग कहते हैं कि ये आजादी का वो युग था, वो दौर था जिसमें स्वतंत्रता संग्राम या नेशनल मूवमेंट को लीड करने का काम मिडिल क्लास ने किया था। आप लोग जानते हो, जब हम सोसाइटी को इकोनॉमिक बेस पे डिवाइड करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 कैटेगरियां होती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। सबसे कम संख्या किसकी होती है सोसाइटी के अंदर? अपर क्लास की। अपर क्लास का मतलब जो पैसे से संपन्न वर्ग है, इकोनॉमिकली साउंड है, जो एजुकेटेड है, लेकिन उनका नंबर सोसाइटी के अंदर कम है। और आप लोग समझ सकते हो कि आजादी के पहले ये जो एजुकेटेड और जो इकोनॉमिक रूप से साउंड लोग थे, उनका नंबर बहुत कम था। और ऐसे ही लोगों के द्वारा जो लिबरल ईरा था, उदारवादी युग, उसमें उन लोगों के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। उसका इम्पैक्ट हम लोगों ने क्या देखा कि वो जो नेशनल मूवमेंट था, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के बहुत कम लोगों तक फैला। लेकिन जब एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी आई तो उग्रवादी विचारधाराओं का नेतृत्व सोसाइटी के एक दूसरे वर्ग के द्वारा किया गया, जिसको हम कहते हैं वो मिडिल क्लास था, मध्यम वर्गीय समाज था। और मध्यम वर्गीय समाज की विशेषता क्या है कि वो अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में ब्रिज, पुल का काम करता है। और सोसाइटी के अंदर इस मिडिल क्लास की संख्या भी ज्यादा होती है कंपेयर टू अपर क्लास, मतलब उच्च वर्ग की तुलना में मध्यम वर्ग की संख्या ज्यादा है। इसीलिए जब उग्रवादी विचारधारा का नेतृत्व इस मिडिल क्लास लीडरशिप ने किया तो उनकी बात, उनकी विचारधारा, उनकी सोच वो समाज के एक बड़े वर्ग तक पहुंची। जो समाज का बड़ा मिडिल क्लास था, उस मिडिल क्लास तक इन उग्रवादियों की बात पहुंची। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक और नई बात जो उग्रवादी युग में हम देख सकते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट या इस ईरा की जो लीडरशिप थी, इस युग का जो नेतृत्व था, वो मिडिल क्लास के द्वारा किया गया। फिर अगली बात हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोग्राम क्या था उग्रवादियों का। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी एक उनकी आइडियोलॉजी पढ़ी थी, उन्होंने पूरी तरह से जो है ब्रिटिश शासन का विरोध किया और नॉन कोऑपरेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया कि हम किसी भी तरह से ब्रिटिश शासकों का समर्थन नहीं करेंगे, उनको सहयोग नहीं देंगे। जब उन्होंने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो 3 बड़े बड़े उन्होंने टूल निर्धारित किए। आप लोग देख सकते हो, पहली बात हम लोग कर रहे हैं बाइकॉट, बहिष्कार की। उग्रवादियों ने क्या किया? बहिष्कार की नीति को अपनाया। उदारवादियों ने ये नहीं अपनाया था, लेकिन उग्रवादियों ने बहिष्कार या बाइकॉट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। इसका मतलब क्या था कि वो चाहते थे कि हम किसी भी प्रकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करें। और इसीलिए उन्होंने 4 एरियाज डिसाइड किए कि हमें बाइकॉट कहां कहां करना है। सबसे पहला, जो जितने भी जो फॉरेन के जो गुड्स थे, विदेशी वस्तुएं थी, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे घरेलू उपयोग का सामान हो, किसी भी प्रकार की विदेशी वस्तुओं का उपयोग भारतीयों के द्वारा नहीं किया जाएगा। हम उन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, बाइकआउट करते हैं। तो जो ये 4 एरियाज डिसाइड किए, उसमें पहला था फॉरेन गुड्स। दूसरा था, अगर कोई इंडियन अगर इन फॉरेन गुड्स को या फॉरेन सर्विसेज को या इंग्लिश एजुकेशन को अडॉप्ट करता है और उसके एडमायर करता है, उनकी प्रशंसा करता है, तो ऐसे इंडियंस का भी बाइकआउट करेंगे, जिसको हम कहते हैं सोशल बाइकआउट, सामाजिक बहिष्कार। मतलब वो सारे भारतीय जो किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, ब्रिटिश वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं,
ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे हैं, हमें उनका भी बहिष्कार करना है। तीसरा, अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार भी इस जो 4 एरियाज डिसाइड किया था उसमें उसको इंक्लूड किया। उसका रीजन क्या था? ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे, उग्रवादी अंग्रेजी भाषा के विरोधी नहीं थे, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता भी इतनी गौरवमयी है कि हम हिंदी के माध्यम से, जो कि आम लोगों की भाषा है, जो कि जन जन तक पहुंचती है, उस हमारी मातृभाषा के आधार पर हम लोगों में राष्ट्रीय स्वाभिमान को भी जागृत कर सकते हैं और उसके ज्ञान के माध्यम से हम जो भारतीय संस्कृति है उसको भी जन जन तक पहुंचा सकते हैं, उसकी एक्सेस जो है वो आम लोगों तक पहुंच सकती है। तो ये एक तीसरा एरिया उन्होंने डिसाइड किया था इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसका वो बाइकआउट कर रहे थे। और चौथी बात, ये जितनी भी जो पोस्ट जो अलग अलग काउंसिल्स के अंदर थी, या गवर्नमेंट ने नॉमिनेट कर रखा था इंडियंस को, जो कि अनपेड पोस्ट थी, जिनका कि वेतन भारतीयों को नहीं दिया जा रहा था, तो उग्रवादियों ने क्या कहा कि हम ऐसे सभी अनपेड पोस्ट, अवैतनिक पदों का भी बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ये केवल नाम मात्र का नॉमिनल हमको दिया गया है, इससे भारतीयों को कोई वास्तविक लाभ नहीं पहुंच रहा है। तो इस तरह से उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम डिसाइड किया, बाइकआउट यानी कि बहिष्कार का। दूसरी बात, इसी से जुड़ा हुआ एक और उनका जो प्रोग्राम था वो था स्वदेशी। ये एक दूसरे का पूरक है। जब हम बहिष्कार करते हैं, किसी चीज का बाइकआउट करते हैं, तो उसका अल्टरनेट, उसका विकल्प हमारे पास होना चाहिए। तो उग्रवादियों ने भी इसी विकल्प के रूप में, अल्टरनेट के रूप में, बाइकआउट के विकल्प के रूप में स्वदेशी मूवमेंट को गति प्रदान की। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या था? अब नाम से ही स्पष्ट है, स्वदेशी मतलब हमारे देश का। अब हमारे देश का क्यों होना चाहिए? तो उसके लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि चूंकि अंग्रेज या ब्रिटिश रूल जब हमारे यहाँ पर था, उनका मेन उद्देश्य क्या था? इकोनॉमिक रूप से ब्रिटिश लोगों को प्रॉफिट पहुंचाना। और जिस प्रकार से वो ट्रेडर्स बनकर इंडिया के अंदर आए थे और यहाँ से वो मनी लेके जा रहे थे, कच्चा माल लेके जा रहे थे, बना बनाया माल, रेडीमेड माल वहां से लेकर आ रहे थे और बड़े ऊंचे दामों में भारत में बेच रहे थे। हर तरह से जो एक्सप्लॉयटेशन था वो इंडियंस का था। और उसी का एक इल इफेक्ट क्या था कि भारतीयों की जो अर्थव्यवस्था थी वो कमजोर हो चुकी थी। किसानों का भी बुरा हाल था, श्रमिकों का भी बुरा हाल था, उद्योगों का भी बुरा हाल था, और शिक्षित बेरोजगारी का भी एक बुरा हाल था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया की इकोनॉमी को कैसे साउंड किया जाए, उग्रवादियों ने कहा कि हमें बाइकआउट के साथ साथ स्वदेशी मूवमेंट को भी गति प्रदान करनी पड़ेगी। स्वदेशी मूवमेंट के तहत हमारी एजुकेशन हमारी होगी, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे वो हमारे होंगे, उसके अंदर जो एम्प्लॉय होंगे वो हमारे होंगे। यहाँ इससे कहीं बढ़कर जो वस्तुएं होंगी, गुड्स, जैसे उन्होंने जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, उसके स्थान पर टोटली जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, भारतीय उत्पाद, उन उत्पादों का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए और कैसे जन जन में ये मैसेज दिया जाए कि हमें भारतीय उत्पादनों का ही जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स, उनको ही डेली रूटीन के अंदर यूज में लेकर आना है। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, इसका उद्देश्य केवल इकोनॉमिक रूप से साउंड होना ही नहीं था, बल्कि जो हमारा जो सेल्फ रेस्पेक्ट था, जो हमारा कॉन्फिडेंस था कि हम लोग अपना अपना उद्धार, हम लोग अपना विकास खुद कर सकते हैं, उस कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करना इस स्वदेशी मूवमेंट का एक ऑब्जेक्टिव रहा है। तीसरी बात, जो तीसरा प्रोग्राम उग्रवादियों ने डिसाइड किया था वो था नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा। नेशनल एजुकेशन के पीछे, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो।